डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कॉल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 1 जिस्म का सौदा। 2 साल बाद अनैशा का घर। अनैशा की दोस्त मीरा ने अनैशा पर गुस्से में भड़कते हुए कहा, देख एनी, मैंने कह दिया तू आज रात हमारे साथ नाइट क्लब चल रही है तो चल रही है, दैट्स इट। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। उद्धरण चिन्ह। मीरा खन्ना अनैशा की हम उम्र और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अनैशा और मीरा दोनों हाई स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे के जिगरी यार जैसे थे। मीरा और अनैशा के करीबी लोग अनैशा को एनी ही कहे के बुलाया करते थे। मीरा की बात सुनकर अनैशा के सुंदर चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। उसका नाइट क्लब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अनैशा रूम में इधर उधर चक्कर काटते हुए बोली, मीरा मेरी बात समझ, मेरा नाइट क्लब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और तू अच्छे से जानती है मेरा मन क्यों नहीं है। प्लीज तू माही के साथ चली जा, मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी। पिछले 2 सालों से यही होता आ रहा था। मीरा की आदत थी वो वीक में एक दिन नाइट क्लब जरूर जाती थी और कभी कभी वो अनैशा को भी अपने साथ ले जाया करती थी, जबरदस्ती ही, मगर तब अनैशा उसके साथ चली जाती थी। पर पिछले 2 साल से न जाने कौन से कारण ये चीज बदल गई थी। अब मीरा अगर अनैशा को नाइट क्लब चलने को कहती तो या तो अनैशा किसी ना किसी बहाने से उसके बात को टाल देती या फिर उसे सीधे तौर पर मना कर देती। उन दोनों की इस बात पर कई बार बहस भी हुई थी। इस बहस के कारण उनकी अटूट मित्रता भी कई बार टूटी थी और फिर कुत्ते की दुम की जुड़ भी गई थी। अपने अंदर पनप रहे गुस्से और झुंझलाहट की आग को समेटते हुए मीरा तंज भरे लहजे में बोली, एनी डार्लिंग, आज तेरा ये सिली सा बहाना मेरे सामने काम नहीं आने वाला। वैसे भी मेरे गणना के अनुसार आज तेरे पीरियड्स को आए हुए 6 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता अब तुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम होगी। और तू एक बात बता, क्लब जाकर मैं तुझे कोई वाइन या वोडका पीने को बोल रही हूँ? मैं तो बस तुझे अपने साथ चलने को बोल रही हूँ। तू बस मेरे साथ चल, मुझे कंपनी दे और नवजात शिशु की तरह दूध आई मीन जूस पी। उद्धरण चिन्ह। मीरा की बात सुनकर अनैशा बेचारा सा चेहरा बनाकर मासूमियत से बेड पर आलथी पालथी मारे बैठी मीरा की ओर देखने लगी। मीरा को देवांश या अनैशा के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं पता था। 4 साल पहले अपने भाई मनन का इलाज करवाने के लिए जब अनैशा ने देवांश से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था तब उसने अपने दोस्तों को ये कहा था कि वो अब्रॉड जा रही है मनन के इलाज के लिए। उसके दोस्तों की नज़रों अनैशा 2 साल पहले अब्रॉड से वापस आई थी और तब से उसका बिहेवियर बदल गया था, जिसके कारण उसके सारे दोस्त नाखुश और आश्चर्यचकित दोनों ही थे। अनैशा सबकी नज़रों में एक मासूम, समझदार, जिंदादिल और खुशमिजाज लड़की थी, मगर 2 साल से उसके अंदर मासूमियत, उसकी जिंदादिली और उसके खुशमिजाज नेचर को गहरी उदासी, बेबसी और खालीपन नाम का ग्रहण लग चुका था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं विलुप्त सी हो गई थी। हमेशा खुश और मुस्कुराती रहने वाली अनैशा अब खुद में ही गुमसुम सी रहती थी। उसके आंखों में बैठी गहरी उदासी, चेहरे की बेचैनी ने उसे जिंदा लाश की तरह बना दिया था। अनैशा के दोस्तों को ये चीज बखूबी दिखती थी, मगर अनगिनत बार पूछने के बावजूद अनैशा ने उन्हें अपनी उदासी और बेचैनी का कारण नहीं बताया। मीरा का इस वक्त अनैशा को फोर्स करने का और उसे क्लब जैसी जगहों पर जाने करने का मकसद भी यही था कि अनैशा अपने इस खूबसूरत कॉटेज से निकल कर बाहर जाए और थोड़ी रिलैक्स करे। भले ही मीरा को अनैशा में आए बदलाव का कारण नहीं पता था, मगर वो अपनी दोस्त को ऐसे गुमसुम और उदास नहीं देख सकती थी। लंबे वक्त तक अनैशा से बहस करने के बाद मीरा ने आखिरकार अनैशा को राजी कर ही लिया। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए ही, अनैशा हार मानते हुए बोली। तो मीरा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ अनैशा के गाल पर किस कर दिया और बड़े ही तहजीब से कहा, ठीक है मेरी जान, आपके साथ तो नाइट क्लब में कुछ कीमती क्षण व्यतीत करना भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। उद्धरण चिन्ह।
मीरा की बात सुन अनैशा फीका मुस्कुरा दी। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मीरा कॉटेज से चली गई। अपनी कार में बैठने के बाद मीरा ने अपने बाकी दोस्तों को कॉल किया और जासूस की तरह घिरे से कहा, मेरे प्यारे चमगादड़ों तैयार हो जाओ, आज हमारी राजकुमारी सिंड्रेला क्लब आ रही है। आज हमें किसी भी कीमत में उससे उसकी उदासी का कारण पता करके ही रहना है। उद्धरण चिन्ह। जी जरूर चमगादड़ की महारानी। फोन की दूसरी साइड से कुछ लड़कों और लड़कियों की सिपाही जैसी करक आवाज आई, जिसे सुनकर मीरा चिढ़ गई। उधर मीरा के जाने के बाद अनैशा फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। उसका भाई मनन इस वक्त घर पे नहीं था, वह स्कूल गया हुआ था। अब मनन 14 साल का हो चुका था। इस साल उसके बोर्ड्स के एग्जाम भी होने वाले थे। वॉशरूम में चेहरे पर पानी के छींटे मारने के बाद अनैशा ने खाली आंखों से मिरर में अपने अक्ष को देखा। कुछ पल के आई कांटेक्ट के बाद उसका रिफ्लेक्शन अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी में तिरस्कार और तंज था। अनैशा से तिरस्कार भरे लहजे में उसकी अक्ष बोली, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुमने अपने भाई को बचाकर बहुत बड़ी जंग जीत ली। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी अनजान से शादी कर ली और उसके बच्चे को जन्म भी दे दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहे उसकी अक्ष ठहाके मारकर हंसने लगी और आगे सरकास्टिक वे में बोली, नहीं अनैशा माथुर नहीं, तुम असलियत में एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई लड़की हो जो अपने बातों से हमेशा पलटती रहती है। तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने भाई को तो बचा लिया, मगर तुम्हारे बच्चे का क्या? हाँ, तुम तो अपने अपनों से बड़ा प्यार करती हो ना, उनके लिए कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो, तो तुम्हारे बच्चे का क्या? तुम्हारे अपने खून का क्या? तुमने उस मासूम को कैसे छोड़ दिया? उसके लिए क्यों नहीं लड़ी तुम? जब उसकी बात आई तो तुम्हारे उसूल, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे मॉरल्स, तुम्हारे एथिक्स, ये सब कहाँ चले गए? उद्धरण चिन्ह। अपने अक्ष की बात सुन अनैशा की बेबस और मासूम हेजल ग्रीन आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। सच ही तो था, उसने अपने भाई को तो बचा लिया था, उसके लिए तो इतना बड़ा स्टेप उठा लिया था, मगर उसके बच्चे का क्या? अंडरस्को कैसा रहेगा अनैशा के नाइट क्लब का सफर? जानने के लिए CH2 देवांश कपूर फॉरवर्ड। उसके बच्चे का क्या? ये एक सवाल अनैशा कानों में इको के साथ बार बार गूंजने लगा। देखते ही देखते अनैशा ने अपना गला पकड़ लिया। उसे अचानक ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। अनैशा ने झट से चीखते हुए अपने दोनों कान हाथों से कवर कर लिया, ऐसे जैसे मानो वो उस सवाल को ना सुनना चाहती हो, जैसे वो इस सवाल से कोशी दूर भाग जाना चाहती हो। काफी वक्त तक खुद के जज्बातों पर काबू करने के बाद अनैशा बिल्कुल दयनीय और बेबस सी हालत में फफक कर रोने लगी। रोते रोते अनैशा दीवार के सहारे खुद में सिमट कर बैठ गई। उसने अपना सर अपने घुटनों पे छुपा लिया। रोने और सिसकने की वजह से उसका छोटा सा शरीर और कंधा बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अनैशा के दिमाग में जब भी अपने अतीत और बच्चे का ख्याल आता तो वो इसी तरह अचानक से कहीं पर भी रोने लगती, कमजोर पर जाती, असहाय हो जाती। हालांकि अनैशा कोई कमजोर या लाचार लड़की नहीं थी। अनैशा असल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली लड़की थी। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और झेला था, बहुत सफर किया। आज की मतलबी दुनिया में उसे बखूबी लड़ना आता था, अपना हक लेने या फिर छीनने भी आता था, मगर अपने बच्चे के मामले में वो बिल्कुल बेबस थी। वो चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। 4 साल पहले जब उसका भाई मनन 10 साल का था, तब ही उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। उसे इमीडिएटली इलाज की जरूरत थी, मगर अनैशा के पास तब उसके इलाज कराने लायक पैसे नहीं थे और ना ही कोई सहारा था। अनैशा की पूरी फैमिली की डेथ 10 साल पहले ही बड़े ही रहस्यमयी ढंग से हो गई थी। अपना और परिवार कहने के लिए उसके पास सिर्फ उसका छोटा भाई मनन ही था। अनैशा उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, एक तरीके से अपने जिस्म का सौदा किया। हालांकि वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उतनी बुरी और डरावनी चीज नहीं थी जितना उसने सोचा था। उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दौरान अनैशा जब तक देवांश के साथ रही तब तक देवांश ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। एक पत्नी होने का हक, इज्जत, फ्रीडम, सब कुछ देवांश ने उसे दिया था। देवांश ने ना ही तो कभी अनैशा से बुरी तरीके से बात किया, ना ही कभी उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की, और ना ही उसे बुरे तरह से ट्रीट किया। अपने बच्चे के लिए अनैशा
चाहकर भी किसी को ब्लेम नहीं कर पा रही थी। उसे पता था इसमें ना ही तो मनन की कोई गलती थी, ना ही देवांश की और ना ही उसकी खुद की। अनैशा ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने बाद खुद को मेंटली और फिजिकली इस दिन के लिए प्रिपेयर कर लिया था। खुद के बच्चे को छोड़ने के लिए वो तैयार थी, मगर असल में ये चीज इतनी आसान नहीं थी। सब कुछ समझने और जानने के बाद भी अपने बच्चे का ख्याल आते ही अनैशा अंदर तक टूटकर बिखर जाया करती थी। किसी एक अपने को बचाने के लिए उसने किसी दूसरे अपने की बलि चढ़ा दी थी, अपने मासूम बच्चे को खुद से दूर कर दिया था। इस एक चीज के बारे में सोच अनैशा खुद को ही दोषी मानने लगी थी। तकरीबन 2 घंटे वॉशरूम में बीतने के बाद अनैशा बाहर आई। टूटकर बिखरने और खुद को संभालने की उसकी आदत सी हो गई थी। उसने वॉल क्लॉक टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। टाइम देख अनैशा अपना चेहरा रब करते हुए खुद में बड़बड़ाई, मनन के आने का टाइम भी हो गया, मैंने उसके लिए कुछ खाने को बनाया भी नहीं है। खुद से ही इसी तरह बातें करते हुए और बड़बड़ाते हुए अनैशा किचन की तरह चली गई। उसकी आंखें और चेहरा रोने की वजह से अब भी हल्का लाल था, मगर उसके सुंदर चेहरे पर अब बिल्कुल कंपोज्ड और काम एक्सप्रेशन थे, जो उसे बाकी लड़कियों से अलग कर बेहद ही स्पेशल बना देती थी। खाना तैयार करने के बाद अनैशा कॉटेज से बाहर निकलकर गार्डन में चली गई। उसका कॉटेज ज्यादा छोटा या बड़ा नहीं था, पर वो बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और लग्जरियस था। इंडोर स्विमिंग पूल सहित हर तरह की सुख सुविधा वहां मौजूद थी। ये कॉटेज अनैशा ने खुद की कमाई से खरीदा था। देवांश के दिए गए पैसों से उसने सिर्फ मनन का इलाज ही करवाया था। उसके अलावा उसने देवांश का 1 रुपया खर्च नहीं किया था। उसके प्रिंसिपल्स, उसके मॉरल्स इस चीज के सख्त खिलाफ थे। गार्डन में घास पर बैठी अनैशा अपना लैपटॉप यूज कर रही थी। तभी मनन पीछे से आया और अनैशा के गर्दन में हाथ लपेट उससे लिपट गया और बोला, मैं घर वापस आ गया। दीदी कैसा रहा आज का तुम्हारा स्कूल? अनैशा ने मनन के घुंघराले बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा तो मनन उसके शोल्डर पर अपना चीन टिकाते हुए एक्साइटेड ट्यून में बोला, बहुत बढ़िया दीदी, 2 महीने बाद मेरे एग्जाम्स है। एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। आई एम सो मच एक्साइटेड दी यार। अब मैं भी जल्दी आदमी बन जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। मनन की बात सुन अनैशा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने मनन का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया तो मनन उसके गोद में सर रखकर घास पर ही लेट गया। गार्डन एरिया में बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। वहां का माहौल पेड़ पौधों और नेचर के कारण बेहद रिलैक्सिंग और खुशनुमा था। अनैशा ने मनन की ओर देखा। काले घुंघराले बालों वाला मनन, जो कि अब 14 साल का हो चुका था, वह दिखने में बहुत क्यूट और वाइब्रेंट था, मगर अभी मनन हल्का थका हुआ दिख रहा था। अनैशा हमेशा की तरह मनन को प्यार से हेड मसाज देते हुए उसके स्कूल के बारे में पूछने लगी और इसी तरह उन दोनों भाई बहन का अडोरेबल कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। दूसरी तरफ एक समुद्र के किनारे पानी की तेज तेज ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वो लहरें दिखने मिनी सुनामी जैसी थी, जितना खूबसूरत उतना ही डरावना। वहीं उन खौफनाक ओशन वेव्स के बीच एक 26 साल का बेहद ही हैंडसम लड़का वाटर स्केटिंग कर रहा था। समुद्र की उन डरावनी वेव्स के ऊपर स्केटिंग कर रहा वह गोरा रंग, क्लीन स्मूथ स्किन, जिसे देख शायद लड़कियों को भी उससे जलन होने लगे। शार्प, स्मूथ और परफेक्ट फेशियल फीचर्स, टफ, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर फिजिक वाला वह देवांश कपूर था। एक्सटिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का मालिक और चेयरमैन, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल लेजेंडरी बिजनेस टाइकून देवांश कपूर। टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड गुड रेट टू दिस नॉवल। अगर आप लोगों की एंजॉयमेंट और रेटिंग्स अच्छी रही तो मैं डेफिनेटली इस नॉवल को कंटिन्यू करूंगी और डेली चैप्टर अपलोड करूंगी। जान ट्यूर एक्स हस्बैंड इज कमिंग सून। फॉर फॉरवर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल लेजेंडरी बिजनेस टाइकून देवांश कपूर 6 फीट 6 इंच हाइट के साथ। देवांश जितना लंबा था उतना ही अट्रैक्टिव उसका मैस्कुलर बॉडी, वी शेप्ड वेस्ट और वी शेप्ड 8 पैक एब्स थे।
उसके बॉडी का हर एक पार्ट किसी खूबसूरत पत्थर की तरह था, टफ और स्ट्रॉन्ग। उसके फेशियल फीचर्स जॉलाइन बिल्कुल स्मूथ थे, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो वो परफेक्शन की डेफिनेशन हो। समुद्र के ऊंचे ऊंचे डरावने लहरों के साथ स्केटिंग बोर्ड से खेलते हुए भी देवांश के चार्मिंग चेहरे पर या आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसका चेहरा जो लड़कों को गे बनने पर भी मजबूर कर दे, उस पर मौजूद गहरी खामोशी और पैरालाइज्ड एक्सप्रेशन उसे किसी खूंखार भेड़िए से भी ज्यादा डरावना लुक दे रही थी। राजों से भरी समुद्र जो शायद पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेने की ताकत रखता हो, जो किसी को भी अपने सामने दबने को मजबूर कर दे, आज वो भी बेबस नजर आ रही थी। शायद आज पहली और आखिरी बार ऐसा हो रहा था जब समुद्र किसी के तेज को दबा ना पा रही हो। देवांश का डार्क कोल्ड सफिकेटिव ऑरा समुद्र के गहराई को भी मात रहा था, उगते सूरज को भी चैलेंज कर रहा था। 1 घंटे तक ओशन वेव्स पर स्केटिंग करते करते देवांश अचानक से समुद्र की लहरों में कहीं गायब सा हो गया। धीरे धीरे समय बीता और 2 घंटे बाद देवांश अपने भीगे बालों में फेरते हुए समुद्र से बाहर आया। समुद्र की लहरें भी अब थम चुकी थी। पानी से भीगे शरीर के साथ देवांश बेहद ही आकर्षक नजर आ रहा था। उसने सिर्फ एक ब्लैक शॉर्ट्स पहना हुआ था, किसी भी तरह की वाटर स्केटिंग सेफ्टी इक्विपमेंट उसके पास नहीं थे। शायद उन चीजों की जरूरत नहीं थी। कुछ कदम चलने के बाद देवांश पलटा, अपनी गहरी काली आंखों से समुद्र की ओर देखते हुए उसने अपने लेजी पतले होठ हिलाए। वेट फॉर मी जान, योर एक्स हस्बैंड इज कमिंग सून। उधर कॉटेज में अनेशा डाइनिंग टेबल पर मनन को खाना सर्व करते हुए बोली, आज मैं मीरा के साथ नाइट क्लब जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम टाइम से डिनर करके सो जाना और ज्यादा रात तक जग के पढ़ाई मत करना। अनेशा की बात सुनकर मनन ने मुंह बनाते हुए कहा, यार दीदी, आप कैसी बहन हो। मेरे दोस्तों के घर वाले और बहनें उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, डांट फटकार लगाते हैं, और एक आप हो, आप तो मुझे ज्यादा से पढ़ाई करने से ही मना करती हो। अनेशा ने मनन की शिकायत सुन मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मनन खाने के टेबल पर भी अपने केमिस्ट्री की बुक लिए बैठा था और तोते की तरह पीरियोडिक ताबल रटे जा रहा था। मनन पढ़ाई के मामले में ऐसा ही था, बिल्कुल पढ़ाकू। उसका बस चले तो वो 24 घंटों पढ़ते ही रहे। उसे एक तरीके से पढ़ाई का चस्का लग गया था, जिससे अनेशा हमेशा परेशान रहती थी। अनेशा ने कुछ पल ठहरकर पढ़ाकू मनन के हाथ से बुक ले ली तो मनन बिल्कुल प्राणहीन आवाज में रोंदू सकल बनाकर बोला, एनी दी, यार ये सही बात नहीं है। स्वीट हार्ट, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या सही बात है और क्या नहीं। तुम चुपचाप अभी अपने खाने पर फोकस करो, अपने किताबों, अपने दोस्तों और उनके परिवार वालों के बारे में सोचना बंद करो। अनेशा बोली। मगर मनन ने हार नहीं मानी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी अनेशा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अब कोई बहस नहीं, चुपचाप खाना खाओ। मनन अब चुप हो गया और अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगा। अनेशा बुक रखने उसके रूम में चली गई। स्टडी टेबल पर बुक रखने के बाद अनेशा बाहर जाने को हुई, तभी उसकी नज़र वॉल पर लगे अपनी फैमिली फोटो पर गई। अनेशा के कदम एकदम से ठिठक गए। उसके आंखों के सामने एकदम से एक भयानक मंजर आ गया। उसकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी। उसके परिवार में सबके बीच बहुत प्यार और अपनापन था, मगर उसकी पूरी फैमिली की मौत एक साथ एक दिन बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक तरीके से हो गई। उनके मौत का असल कारण अब तक किसी को पता नहीं चला था। उसकी इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही थी। रात का वक्त, अनेशा अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल हाई पॉनी में बांध रही थी। मनन बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। 5 फीट 7 इंच हाइट के साथ अनेशा लंबाई में ग्रेसफुली लंबी थी। उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बेहद ही डेलिकेट और एलिजेंट था। मिल्की स्नो वाइट स्किन, परफेक्ट फेशियल फीचर्स के साथ अनेशा बिल्कुल किसी फेरी टेल की राजकुमारी मालूम होती। 22 साल की उम्र में अनेशा किसी टीनेजर की तरह दिखती। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, यूथफुल, फ्रेश और विब्रेंट। तैयार होने के बाद अनेशा पलटी और उसने मनन से पूछा, मैंने कैसी दिख रही हूँ।
ब्यूटिफुल, चार्मिंग एंड एनर्जेटिक। मनन मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक फ्लाइंग किस पास करके बोला। ब्लैक जीन्स, व्हाइट स्नीकर, मैरून क्रॉप टॉप और रिस्ट वॉच के साथ अनैशा का मेकअपलेस चेहरा खिले गुलाब की तरह ग्लो कर रहा था। मनन का बाल प्यार से सहलाने के बाद अनैशा से उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना और मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। हाँ ठीक है, अब आप जाओ और मेरी फिक्र छोड़ो, अब मैं 14 साल का हो गया हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। मनन नाक सिकुड़ते हुए बोला। थोड़ी देर बाद अनैशा ने गैराज से अपनी कार बाहर निकली और मीरा के बताए गए एड्रेस की ओर बढ़ गई। उसकी कार को जाता देख कॉटेज से कुछ दूरी पर खड़े ब्लैक रैंग रोवर कार में बैठे ब्लैक हुडी और मास्क वाले इंसान ने किसी से कॉल पर कहा, वो चली गई है, आगे क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके उस पिद्दी भाई का काम तमाम कर दो। फोन की दूसरी साइड से एक भारी आवाज आई। तो मास्क वाला आदमी बोला, ओके। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद उस मास्क वाले आदमी ने एक धारदार तेज चाकू निकाली और कार से बाहर निकल वो चाकू की धार पर उंगली फेरते हुए कॉटेज की ओर बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद वह आदमी कॉटेज के अंदर लिविंग एरिया में पहुंच गया। मनन वहीं काउच पर बैठा मजबूरन टीवी में वाइल्ड सेंचुरी देख रहा था, क्योंकि उसकी बहन उसे देखने का ऑर्डर देके गई थी। मनन को देख उस मास्क मैन के होठों के कॉर्नर मास्क के अंदर तिरछे मुड़े। उसने अपना चाकू उठाया और सीधे मनन के पीठ पीछे हमला कर दिया। कौन है वो मास्क मैन? क्यों मारना चाहता है वो मनन को? क्या दुश्मनी है उसकी अनैशा से? जानने के लिए लेट लतीफ फॉरवर्ड लाइट स्टार नाइट क्लब के एंट्रेंस पर एक ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी। कार का डोर ओपन कर अनैशा कार से बाहर निकली। उसने इधर उधर नजर घुमा कर देखा तो उसकी नजर अपने चारों दोस्तों पर गई जो बाहर खड़े उसके ही आने का वेट कर रहे थे। अनैशा उन्हें देखकर मुस्कुराए। उसने हाथ हवा में वेव करते हुए उन चारों से कहा, हाय गाइज। अनैशा की पतली और आकर्षक आवाज सुन उन चारों ने पलटकर अनैशा की ओर देखा। वो चारों अनैशा के हमउम्र ही थे। 2 लड़के जिनमें से एक का नाम अंकित था। अंकित सिंपल ड्रेसिंग सेंस के साथ दिखने और स्वभाव दोनों में ही एक हैंडसम और डिसेंट बंदा था। वहीं दूसरा रोनित चमक धमक वाले कपड़े पहने वाला ऐसा लड़का था जिसकी गर्दन में हमेशा हेडफोन लटका रहता। रोनित अपने अटायर की तरह ही बेफिक्र और कूल बंदा था। वो हैंडसम था और कूल होने के बावजूद कली बालों वाला रोनित किसी चॉकलेट बॉय की तरह दिखता। अंकित और रोनित के अलावा अनैशा की 2 फीमेल फ्रेंड्स भी थी, एक मीरा और दूसरी माही। उन दोनों खूबसूरत बुलावों की जुबान बिल्कुल जहर और कैची का कॉम्बिनेशन थी। करबी और तेज। रोनित ने अनैशा की ओर आते हुए कहा, मोहतरमा, आज आप फिर से लेट लतीफ बन गई है। रोनित की बात सुनकर अनैशा मुस्कुराए। अपने कार की डिक्की खोलते हुए वो बोली, जी आप लोग तो जानते ही हैं हमारी कुटिया इस चकाचौंध वाले शहर से कितनी दूर वन में बसा है। अब उस वन से शहर तक के सफर में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा ही। वैसे हम ज्यादा लेट भी नहीं है, बस 10 मिनट की देरी हुई है हमें। हाँ, ये बात तो आपने सही कही मोहतरमा, आपकी कुटिया शहर से दूर तो है, पर एक बात और है, आपके उस वन में बसे कुटिया में एक अगल ही सुकून और खुशी मिलती है। वहां जाते ही जिगरा तृप्त हो जाता है। रोनित अपने दिल पर हाथ रखते हुए ड्रामेटिक आवाज में बोला, जिसे सुनकर कब से चुप बैठी माही से अब चुप नहीं रहा गया। अपनी आंखें सिकोड़कर उसने अनैशा और रोनित को बारी बारी से घूरा और रोनित के बाल बेरहमी से खींचते हुए कहा, अम्मा सालों, अब चुप हो जाओ। अपनी ये बकवास शेरों, शायरी और मुजायरे वाली भाषा में बात करना बंद करो, वरना अगर हम अपनी भाषा पर आ गए ना तो अपने शब्दों से ही हम तुम दोनों जिगरा फाड़ देंगे। माही की बात सुनकर रोनित ने अपना बाल उससे छुड़ाते हुए कहा, आह पागल चुड़ैल, छोड़ छोड़ मेरे बाल, वरना तेरी कैची जैसी जीभ काट दूंगा मैं। नहीं छोड़ रही मैं, अब तू काट मेरी जीभ, जरा मैं भी तो देखूं हमारे सस्ते कुल बॉय में कितना दम है। माही उसके बोल मजबूती से पकड़ उसे झुलाते हुए बोली। तो अनैशा ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा, हे गाइस काम डाउन, ये लड़ाई वड़ाई कल हम कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे,
अभी तुम दोनों ये पॉज करो और ये बुके लो, मैंने ये खुद अपने हाथों से तुम चारों के लिए बनाया है। बुके का नाम सुनते ही माही के कान खड़े हो गए। उसने झट से रौनक को छोड़ दिया और वो चमकती आंखों से अनैशा की ओर देखने लगी। अनैशा एक बहुत अच्छी फ्लोरिस्ट थी, हालांकि ये उसका प्रोफेशन नहीं था। उसे बस गार्डनिंग का शौक था, जिसे वो अपने कॉटेज के गार्डन में रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे लगाकर और खूबसूरत यूनिक फ्लावर बुके बनाकर पूरा करती थी। अनैशा ने कार की डिक्की से 4 फ्लावर बुके निकाले और उन चारों को देते हुए कहा, इसे अगर तुम सब गमले में डाल दो तो ये पौधे बन जाएंगे और लाइफ टाइम तुम लोगों के पास रहेंगे। अच्छा, इसके फूल क्या ये भी ऐसे ही रंग बिरंगे और खुशबूदार रहेंगे? अंकित से बुके को स्निफ करते हुए पूछा। तो अनैशा बोली, हाँ बिल्कुल, यही तो इनकी खासियत है। मीरा ने अनैशा की बात सुन उसे साइड हक करते हुए कहा, एनी डार्लिंग, तू कमाल है, तेरी जैसी मस्त टैलेंटेड बला तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। वैसे एनी डार्लिंग, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अपना एक और यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेती, फ्लावर और गार्डनिंग से रिलेटेड? तुझे तो इन चीज़ों की इतनी नॉलेज भी है और तू इतनी अच्छी बुके भी बनाती है। अरे नहीं यार, अनैशा मीरा की बात सुनकर बोली, अभी कॉलेज की पढ़ाई भी तो है और मुझे ऑलरेडी 3 चैनल्स अकेले हैंडल करने पड़ते हैं। अगर मैंने एक नया चैनल भी खोल दिया फिर तो मेरी पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ये सब मैं कॉलेज कंप्लीट होने के बाद करूंगी। एनीवेज, तू सब जल्दी से बुके कार में रख के आ, हमें क्लब के अंदर भी जाना है। मनन घर पर अकेले है, मुझे जल्दी से वापस भी लौटना होगा। अनैशा की बात सुनकर वो चारों मून बनाते हुए फ्लावर बुके कार में रखने चले गए लगे। इधर अनैशा ने भी अपने कार की चाबी गार्ड को कार पार्क करने के लिए दे दी। थोड़ी देर बाद वो चारों वापस आए और अनैशा उन लोगों के साथ क्लब के अंदर चली गई। क्लब के अंदर तेज गाने की आवाज में सारे लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कुछ लोग बार काउंटर पर बैठे अपने पसंद का ड्रिंक और वाइन एंजॉय कर रहे थे। अनैशा वहीं एक कोने में बार काउंटर के पास स्टूल पर बैठी अपना जूस एंजॉय करते हुए फोन चला रही थी। उसके चारों दोस्त डांस फ्लोर पर थे। मीरा ने टेढ़ी नजरों से अनैशा की ओर देखा, फिर रौनक को कुछ इशारा किया। रौनक उसका इशारा समझ लाई विंक करते हुए टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसने एक वेटर को रोककर वाइन और जूस के 2 ग्लास उस वेटर से लिया और मन में शैतानी हंसी हंसते हुए सोचा, एनी डार्लिंग, होश में ना सही मगर नशे की हालत में तो तू वो राज खोलेगी ही, हमें बताएगी ही कि तेरे आंखों में दिखने वाली उदासी और बेचैनी का कारण क्या है। तू हमसे वो कारण क्यों छुपा रही है? इतना कहे रौनक ने हल्का सा वाइन जूस की ग्लास में मिक्स कर दिया। अनैशा के पास जाकर उसने जूस की ग्लास अनैशा को देते हुए कहा, एनी, ये ले तेरा फेवरेट आई शुगर केन जूस, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। शुगर केन जूस, वो भी क्लब में? अनैशा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। तो रौनक चिढ़ते हुए बोला, हाँ यार, मिल गया तो तेरे लिए ले आया, अब जल्दी से इसे पकड़, तेरे भाई को डांस फ्लोर पर अपना जलवा दिखाने भी जाना है। जलवा दिखाने जाना है? वो भी तुझे? क्या बकवास कर रहा तू? अनैशा सरकास्टिकली आई रोल करते हुए बोली। तो रौनक उसे बुरी तरह घूरने लगा। अच्छा ठीक है, तू जाकर अपना जलवा दिखा, एंड थैंक्स फॉर द जूस, अनैशा बोली और उसने जूस की ग्लास उससे ले लिया। रौनक की जाने के बाद अनैशा ने अपने आदत के हिसाब से एक बार में ही पूरे जूस का ग्लास खत्म कर दिया। फिर वो अपना फोन यूज करने लगी। अनैशा की वाइन टॉलरेंस बहुत कम थी, इतनी कम कि उसे 2 बूंद वाइन में ही गहरा नशा चढ़ जाता था। कुछ मिनटों बाद ही अनैशा का सर भारी होने लगा, उसकी आंखें भी नशे से बोझिल हो उठी। अनैशा अब बिल्कुल नशे में धुत हो चुकी थी। वो अपना माथा एक हाथ से दबाते हुए बड़बड़ाई, ये मेरा फोन 2 कैसे हो गए? और मेरे हाथ ये 8 कैसे हो गए? क्या मैं कोई राक्षसी हूँ? इतना कहे अनैशा मासूमियत से अपने तितली के पंख जैसी पलकें तेजी से झपकाने और मटकाने लगी। अनैशा लड़खड़ाते हुए उठने को हुई, तभी वह नशे के कारण उठते के बजाय स्टूल से लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। पर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, 2 मजबूत हाथों ने उसे हवा में ही कैच कर लिया।
किसने अनैशा को गिरने बचाया? क्या नशे की हालत में अनैशा खड़ा करेगी कोई हंगामा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक चैप्टर से ज्यादा चैप्टर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। एंगेजमेंट फॉर फॉरवर्ड। अनैशा को गिरने से बचाने वाला अंकित था। अनैशा को ठीक से संभाल कर स्टूल पर बैठाने के बाद अंकित ने अनैशा की ओर देखा। अनैशा की नशे से भरी आंखें और उसका लाल हुआ सुंदर चेहरा देख अंकित के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने तीखी और गुस्से भरी नजरों से अपने आसपास देखा। तभी रोनित फुदकते हुए वहां आया और उसने अंकित से उत्सुकता के साथ पूछा, नशा चढ़ा? नशा चढ़ा क्या इसके ऊपर? रोनित की बात सुनकर अंकित की आंखें सिकुड़ गई। उसने शक भरी नजरों से रोनित को घूरते हुए पूछा, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। रोनित नजरें चुराते हुए बोला। तो अंकित ने इस बार गुस्से में दांत पीसते हुए रोनित से पूछा, रोनित, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब दे। क्या तूने कुछ ऐसा किया है जिससे एनी को नशा चढ़ गया है? रोनित अंकित को गुस्से में देख नाक सिकुड़ते हुए चिड़े लहजे में बोला, हाँ किया है। मैंने उसकी जूस में थोड़ा वाइन मिक्स कर दिया था ताकि उसे नशा चढ़े और नशे में आकर वो हमारे सामने सब कुछ उगल दे, हमें बता दे कि 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो इतना उदास रहती है। एक और बात, मैंने ये अकेले नहीं किया, इसमें मीरा भी मेरे साथ थी। असल में ये प्लान उसी का था, मैंने तो बस इसे एग्जीक्यूट किया है। रोनित का जवाब सुनकर अंकित गुस्से से तिलमिला उठा। उसने रोनित पर गुस्से में बिफरते हुए कहा, इडियट, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू जानता है ना? इतना बोलते हुए रोनित अचानक से रुक गया। उसे अब जाकर इस बात का एहसास हुआ था कि अनैशा शांत है। ड्रंक होने के बाद उसका शांत रहना इस सृष्टि का सबसे बड़ा अजूबा जैसा था। मगर इस अजूबे को होने में अभी काफी वक्त था, क्योंकि अनैशा असल में शांत नहीं थी। वो एक्चुअल में वहां थी ही नहीं, वो वहां से गायब थी। उन दोनों के बहस का फायदा उठा अनैशा वहां से भाग चुकी थी। इस चीज का एहसास होते ही अंकित के चेहरे पर पसीने की बूंदें और शिकन की लकीरें उभर आईं। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर गौर से देखा, मगर अनैशा का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। एनी कहाँ चली गई वो? अंकित अपना माथा पकड़ते हुए बोला। उसका चेहरा इस वक्त डर और घबराहट से बिल्कुल पीला पड़ चुका था। नशे की हालत में अनैशा नहीं रहती थी, वो बिल्कुल एक अलग और बिगड़ल इंसान बन जाती थी। नशे में वो जितनी बेसुध रहती थी उतना ही बड़ा वो हंगामा भी खड़ा किया करती थी। अनैशा को गायब हुआ देख रोनित का चेहरा भी पीला पड़ गया। वो दोनों बेचैन भाव के साथ चारों तरफ अनैशा को ढूंढने लगे। तभी वहां मीरा और माही भी आई। तू दोनों इतना बेचैन क्यों दिख रहा है और एनी कहाँ है? वो कहीं गायब हो गई है और वो नशे में है। इतना सुनते ही मीरा और माही अपनी जगह जम से गए। उधर क्लब के कॉरिडोर में कुछ लड़कों के चीखने और कराहने की दर्दनाक आवाजें इको के साथ गूंज रही थी। तकरीबन 5 लड़के जमीन पर खस्ता हालत में पड़े दर्द से कराह रहे थे। उनमें कईयों का हाथ पैर टूट चुका था और कईयों के मुंह से खून निकल रहा था। अपनी मौत को निकट देख उनमें से एक लड़के ने अपना असहनीय दर्द को बर्दाश्त करने का ठाना और फिर उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने सामने खड़ी मौत की देवी से कहा, दीदी हमें माफ कर दो, आज से हम किसी लड़की की ओर देखेंगे भी नहीं। छेड़ना तो दूर की बात है। अच्छा, पर मैं ये बात कैसे मान लूं? मुझे इस बात का कोई प्रूफ भी तो चाहिए होगा ना? अनैशी किसी फीमेल क्यूट शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोली। तो वो 5 लड़के असमंजस में पड़ गए। उन डरे सहमे लड़कों की ओर देखते हुए अनैशा के आंखों में अचानक से शैतानी चमक आ गई। वो आगे बढ़ी और उसने एक स्मूथ मूव और क्लिक के साथ बेरहमी से एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। कॉरिडोर में उस लड़के की दर्द से चीखने और तड़पने की आवाजें गूंजने लगी। बाकी चारों लड़के ये देखकर सहम गए। तभी अनैशा के खिलखिलाकर हंसने की प्यारी सी आवाज उन चारों के कानों में पड़ी, ऐसे जैसे मानो वो किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज हो। उस लड़के को दर्द से तड़पता देख अनैशा खुशी से बच्चों की तरह क्यूटली ताली बजाते हुए हंस रही थी। उसे ऐसे देख
बाकी के चारों लड़के डर के मारे कांपते हुए दीवार में सिमट गए। उन लोगों का अनैशा की ओर देखने की तरीका भी ऐसा था जैसे वो साक्षात रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा को अपने सामने हंसते हुए देख रहे हो। कुछ पल बाद ही एकदम से अनैशा ने हंसना बंद कर दिया। आपका फैला भयानक सन्नाटा उन पंचों लड़कों के लिए अनैशा को राक्षसी हंसी से भी ज्यादा खौफनाक था। अनैशा ने गंभीर भाव के साथ उन लड़कों की ओर देखा और अपने हाथ में पकड़ी रॉड को उसने जमीन पर टैप करते हुए एकदम सीरियस वॉइस में पूछा, डर लग रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। पंचों लड़कों ने डरी हुई बिल्ली की तरह अपना सर बार बार हाँ में हिलाते हुए कहा। तो अनैशा अपना लेफ्ट हाथ अपने बाल फेरते हुए बोली, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अचानक से अनैशा के मुंह से निकली बगैर हाथ पैर बाली नाना पाटेकर की डायलॉग सुन वो पांचों लड़के शॉक हो गए। अनैशा की आवाज ही नहीं बल्कि उसका बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर सब कुछ बदलकर बिल्कुल मर्दों की तरह हो गया था। वो शेम नाना पाटेकर की आवाज में उसके फिल्मी डायलॉग्स बोल रही थी और उसी की तरह एक्टिंग भी कर रही थी। उसका ऐसा पल पल बदलता बिहेवियर देख उन पांचों लड़कों की आंखें खौफ से भर गई। उन लोगों ने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो पांचों लड़के कोई ज्यादा उम्र के लड़के नहीं थे। वो पंचों हाई स्कूल टीनेगेरा थे, शायद 17-18 साल के। जिंदगी में आज पहली बार उन लोगों ने बैड बॉय जैसे बिहेव करने की हिम्मत जुटाई थी। अपने फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो पंचों लड़के गार्ड को चकमा देकर बड़ी ही मुश्किल से क्लब के अंदर आए थे, क्योंकि क्लब में सिर्फ 18 जोड़ लोगों को ही आने की इजाजत थी। जब सुनसान कॉरिडोर में उन्हें नशे में धुत लरखराती हुई अनैशा दिखी तो वो पांचों लड़के उसका क्यूट मासूम चेहरे और नाजुक शरीर देख उसे छेड़ने चले आए थे, क्योंकि ये चीज उन लोगों के फैंटेसी लिस्ट यानी बैड बॉय बनने की लिस्ट में शामिल था। मगर उन लोगों का ये भ्रम अनैशा के करीब आने के बाद अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसके करीब आने के बाद अनैशा ने अपना मासूम नाजुक और क्यूट लड़की वाला मुखौटा उतार फेंका और धारण किया अपना असली भेष यानी सुंदर राक्षसी भेष। एक लड़के ने अनैशा की ओर देखते हुए दूसरे लड़के से फुसफुसा कर कहा, भाई यार, ये लड़की सिर्फ सन की ही नहीं है, ये तो पोजेस्ड भी है। इसके अंदर पक्का किसी की आत्मा घुस गई है, तभी तो यह ऐसे डरावनी आवाजें निकाल रही है। उस लड़के की बात सुनकर बाकी चारों लड़के बुरी तरह घबरा गए। जैसा कि अनैशा का चुड़ैलों जैसा बर्ताव था, उसके हिसाब से उसके पोजेस्ड होने की बात में उन चारों को कोई शक नहीं था। दत्त दीदी, एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर इतना कहा ही था। 8:37 तभी अनैशा की नाना पाटेकर की मर्दों वाली आवाज एकदम से बदलकर एक लड़की की प्यारी पतली आवाज में बदल गई। पर इस आवाज को सुन वो पंचों लड़के और भी ज्यादा डर गए। अनैशा की एक्सेंट अब इंग्लिश हो चुकी थी। उसके मुंह से जो आवाज अब निकल रही थी वो वेंसडे की थी। अनैशा रोड पर अजीब ढंग से अपने नाजुक हाथ फेरते हुए थिक वेंसडे जैसी पोकर एक्सप्रेशन के साथ बोली, आई डोंट बिलीव इन हेवन और हेल, बट आई डू बिलीव इन रिवेंज। इतना बोल अनैशा ने डीप एसएमरिक के साथ अपने कदम उन पंचों लड़कों की ओर बढ़ा दिया। उसका हर एक कदम उन पांचों लड़कों को मौत के कदम की तरह दिख रहा था। एक लड़का ने तो अब डर के मारे अपने पैंट में टॉयलेट भी कर दिया था और दहाड़ मारकर बुरी रोते रोते उस लड़के ने कहा, नहीं वेंसडे नहीं, ये तो उस नाना पाटेकर से भी ज्यादा खतरनाक है। प्लीज ये नहीं, प्लीज नाना पाटेकर ही वापस आ जाओ, प्लीज ये वेंसडे नहीं। हे भगवान, ये सुंदर लड़कियां हमेशा इतनी भयानक ही क्यों होती है? इस सुंदर लड़की को देखकर तो मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। सुंदर राक्षसी। बाकी के चारों लड़के भी उसका साथ देते हुए अनैशा को रोकने के लिए कुछ बोलने लगे और रोते हुए गिरा कर नाना पाटेकर के वापसी की रिक्वेस्ट करने लगे। मगर बावजूद इसके अनैशा नहीं रुकी। बस अब उसके वेंसडे वाले डायलॉग्स बदल गए थे। आई डोंट बिलीव इन हेवन और हेल, बट आई डू बिलीव इन रिवेंज से हटकर अब अनैशा ये बरबराने लगी थी, आई फाइंड सोशल मीडिया टू बी अ सोल सकिंग वॉइड ऑफ मी एंडिंगलेस एफर्मेशन। अनैशा की बात सुन उन पांचों लड़कों ने बिलख कर रोते हुए कहा, दीदी, हम सब आज ही
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देंगे। हम आज के बाद सोशल मीडिया का नाम तक नहीं लेंगे, पर प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए। अनैशा ये सुनकर भी नहीं रुकी, जिसे देखकर एक लड़के के दिमाग में न जाने क्या आया कि वह अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अनैशा हनुमान चालीसा सुनकर रुक गई। उसने अपना सर टेढ़ा करके खतरनाक तरीके से उस लड़के की ओर देखा, जो डर से कांपते हुए धड़ाधड़ हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। उस लड़के की ओर देखते देखते अचानक से अनैशा की आंखों से एकदम से आंसू नदियां बहने लगी। वो एकदम से नीचे फ्लो पर आलती पालती मारकर बैठ गई और फफक कर रोते हुए बोलने लगी, मेरा बच्चा, प्लीज मुझे उसे वापस कर दो। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। प्लीज उसे मुझसे दूर मत करो, उसे मेरे पास रहने दो। अनैशा का फिर से बदला बिहेवियर देख वो पांचों लड़के फिर से दंग रह गए। अनैशा इस वक्त बिल्कुल किसी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंसान की तरह बिहेव कर रही थी और उसकी पर्सनैलिटी सेकंड दर सेकंड स्विच हो रही थी। कभी नाना पाटेकर में, तो कभी वेंसडे में, तो कभी एक बेबस माँ में। अनैशा के बेबसी का फायदा उठाकर वो पंचों लड़के जैसे ही भागने को हुए, वैसे ही अनैशा की पर्सनैलिटी फिर से वेंसडे में स्विच हो गई। वो डरावनी इंग्लिश एक्सेंट में बोली, अपना खून चढ़ाकर मुझे प्रूफ करो कि तुम सब आज के बाद किसी अबला नारी को नहीं छेड़ोगे और ना ही कभी सोशल मीडिया यूज करोगे, वरना तुम सब तो जानते ही हो, डोंट बिलीव इन हेवन और हेल बट आई डू बिलीव इन रिवेंज। उसकी ऐसी खून की डिमांड सुनकर वो पांचों लड़के अंदर तक कांप उठे। वो पांचों हैरान भी थे, पर अनैशा के इस डिमांड के बाद उन लड़कों को इतना तो यकीन हो ही गया था कि अनैशा ऊपर किसी भूत या प्रेत का साया है। दूसरी तरफ उसी नाइट क्लब के ठीक सामने वाले होटल रिंग स्टार में पूरी कपूर फैमिली और सिंघानिया फैमिली के साथ डिनर पर आई थी। पूरा होटल इस वक्त खाली था। होटल में सिर्फ सिंघानिया और कपूर परिवार के लोग ही थे। होटल के पार्किंग एरिया में एक से एक लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थी, जो कि बेशक इंडिया के सबसे अमीर परिवारों में से आने वाले उन दोनों परिवारों की थी। होटल के चारों तरफ सिंघानिया और कपूर फैमिली के बॉडी गार्ड्स फैले हुए थे। सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी हिना सिंघानिया ने अपनी मॉम की खिहुनी मारते हुए फुसफुसा कर कहा, मॉम, आज आप मेरी और मिस्टर देवांश के एंगेजमेंट की बात करेगी ना? ऑफ कोर्स बच्चे, आज हम इसी के लिए तो यहाँ आए हैं। हिना की मॉम सीमा मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुनकर हिना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। हिना एक 25 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, बॉलीवुड की क्वीन और किंग मेकर कही जाने वाली। हिना जितनी दिखने में अट्रैक्टिव थी, उतनी ही सक्सेसफुल भी थी और उतना ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग उसका बैकग्राउंड भी था। पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिना सिंघानिया की मोनोपोली चलती थी। हिना एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थी। बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं था जो उसके इजाजत के बगैर हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो हिना का स्टेटस बहुत हाई और इन्फ्लुएंशियल था। देवांश सर आ गए हैं। होटल के स्टाफ के मुंह से ये बात सुनते ही हिना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। टू बी कंटिन्यूड।